नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद का मॉनसून सत्र अक्सर जो परंपरागत रूप से तारीखें हैं वो जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है। इस बार भी उसी के आसपास शुरू होगा, लेकिन इस बार का सत्र विशेष होगा। बल्कि मैं कहूँगा उस सत्र से पहले की घटनाएं ज़्यादा विशेष होंगी, ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। एक, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, वो मुझे नहीं लगता कि संसद के मॉनसून सत्र तक ख़त्म होने वाला है। उससे पहले कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान चुप बैठेगा नहीं। और पाकिस्तान चुप बैठना भी चाहे तो अमेरिका और चीन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान चुप बैठे। इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये संघर्ष है, इसमें एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि चीन और अमेरिका के हित मिल गए और दोनों भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस तरह से करेंगे, कितना करेंगे, हालांकि हमारे सीडीएस जो है उन्होंने ये कहा है कि इस बात के कोई हमको प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस संघर्ष में, इस युद्ध में चीन ने सीधे कोई पाकिस्तान की मदद की हो। ये बात उनकी बिल्कुल सही भी हो सकती है, वो जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन चीन का इसमें ज़रूर इंटरेस्ट है कि भारत में अस्थिरता बनी रहे, भारत में विदेशी निवेश का जो माहौल बन रहा है उसको किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत आर्थिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो। इसलिए कह रहा हूँ उनके इंटरेस्ट मिल रहे हैं। जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, बड़ी उम्मीद थी भारत के लोगों को और भारत सरकार को भी। मुझे लगता है कि ट्रंप भारत के प्रति नरम रुख अपनाएंगे, लेकिन अभी तक जो फैसले लिए हैं वो भारत के हित की बजाय भारत का अहित करने वाले ज़्यादा है। ख़ासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जिस तरह से ट्रंप ने झूठा श्रेय लेने की कोशिश की, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप की नीयत ठीक नहीं है। नीति तो ठीक नहीं ही है, नीयत भी ठीक नहीं है। और इसके बारे में हमारे सीडीएस ने सिंगापुर में जिस कार्यक्रम में वो गए थे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आने वाली थी, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी सरकार और विदेश मंत्रालय कह ही चुका है कि अमेरिका से जो भी बातचीत हुई उसमें कोई भी मामला ट्रेड का नहीं था और अमेरिका ने ये युद्ध विराम नहीं कराया। ये युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान जब भारत के पास, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क करने की कोशिश की, भारत के सामने एक तरह से सफ़ेद झंडा दिखाया कि हम ये युद्ध रोकना चाहते हैं। भारत ने पहली बार, भारत के डीजीएमओ ने बात ही नहीं की। सुबह 10-11 बजे से कोशिश शुरू कर दी थी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, बातचीत हुई आखिर में जाकर 3:30 बजे दोपहर में। और फिर दोनों देश जो है इस बात के लिए तैयार हुए कि फ़िलहाल जो है इसे रोक दिया जाए। अब पाकिस्तान क्या करेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन भारत ने ये बता दिया है और प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि गोली चली तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। ये प्रॉक्सी वॉर का जो नाटक था ये ख़त्म। हम कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं मानते। हम नहीं मानते कि आतंकवादियों में और पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कोई अंतर है, दोनों एक ही है। तो दोनों से उसी तरह से निपटा जाएगा। लेकिन मैं मॉनसून सत्र की बात कर रहा था। मॉनसून सत्र में विपक्ष बड़ा हमलावर होगा, आक्रामक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं और सरकार जितनी आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरी हुई है, उससे बड़ा साफ लग रहा है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए सरकार इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बोल नहीं रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस सत्र से पहले काफ़ी कुछ हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई फैसला, कोई होने की बात जो है, उसकी भविष्यवाणी करना या आकलन करना या उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कब फैसला होगा कब नहीं होगा किसी को पता नहीं होता। दो लोगों के अलावा कोई जानता नहीं है। कोई ऐसा कंसंट्रेशन का प्रोसेस नहीं चलता जिससे कोई खबर लीक हो। जिससे भी विचार विमर्श होता है वो अपना मुंह बंद ही रखता है। इसलिए बाहर से लगता है कि कंसंट्रेशन का कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है, कोई जो है बातचीत, कोई संवाद होता नहीं है।
संवाद होता है और खूब होता है। फ़र्क इतना है पहले और अब में कि वो संवाद जो होता है उसकी बातें निकलकर बाहर नहीं आती हैं। तो ये कार्यशैली का फ़र्क है। इसलिए हमें जब घोषणा होती है तो लगता है कि चौंका दिया, आश्चर्य में डाल दिया और अचानक फ़ैसला ले लिया। वो अचानक फ़ैसला कोई होता नहीं, जितनी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। ये बहुत सोच समझकर, विचार विमर्श करके, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात करने के बाद फ़ैसला जो है वो ऊपर एक ही आदमी लेता है। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी तानाशाही तरीके से चलती है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर किसी डाइनिंग टेबल पर, किसी परिवार के डाइनिंग टेबल पर फैसले नहीं होते हैं। एक परिवार के लोग फैसला नहीं करते पार्टी के बारे में, पार्टी का पूरा संगठन करता है और उसमें संवाद की, उसमें कंसल्टेशन की एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। लेकिन हमेशा जो होना चाहिए, जो होता है किसी भी संगठन में, वो ये कि अंतिम फैसला तो एक ही व्यक्ति लेता है। और इस मामले में और भाजपा के मामले में कहें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और डेमोक्रेसी में बड़ी सीधी सी बात है, जो वोट दिलाता है अधिकार उसी के हाथ में होता है, ताकत उसी के पास होती है, चलेगी उसी की। उसकी नीति या फैसला गलत हो सकता है, नीयत गलत नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जिसका फ़ायदा 11 साल से मिल रहा है भाजपा को। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, राजनीतिक पूंजी है, वो कम नहीं हुई है। उन पर लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। एक ब्लिप जरूर 2024 में आया। अब उसके बहुत से कारण थे, उन पर कई बार चर्चा हो चुकी है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार के कामकाज के तरीके में अंतर नहीं आया। प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई है। 303 सीटें होने पर जैसे काम कर रहे थे, 240 सीटें होने पर भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि और ज़्यादा ताकत से काम कर रहे हैं और ज़्यादा निर्णायक तरीके से काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर का असर जो है, इसके बारे में जब लिखा जाएगा आज से 10-15 साल बाद, तब समझ में आएगा लोगों को कि ये कितना बड़ा कदम था, जिसने भारत पाकिस्तान के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ केवल, इसने मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसकी एक नई इबारत लिखी है और भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देख लिया। और जबकि भारत ने अभी अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं है। लेकिन फिर मॉनसून सेशन और बीजेपी की बात हो रही थी। एक फैसला होना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कई बार कह चुका हूँ। अब कुछ न कुछ जो है बीच में घटनाएं होती रहती हैं, मामला टलता रहता है। नड्डा जी भाग्य के धनी हैं, उनका कार्यकाल चलता जा रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र तक भी चलता रहेगा, इसमें थोड़ी शंका मैं जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ आधिकारिक रूप से या बड़े विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि उससे पहले, क्योंकि इसके बाद अगर उस समय भी नहीं हुआ तो जाहिर है कि मॉनसून सत्र के दौरान नहीं होगा। और इतना लंबा टालना, मुझे लगता है पार्टी की छवि पर अब इसका असर पड़ने लगेगा कि आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसा काम नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की गुंजाइश रह गई है। फैसला लगभग हो चुका होगा, या एक नाम पर नहीं तो 2 या 3 नामों में से किसी एक नाम पर सहमति बन जाने की स्थिति आ गई होगी। तो ये किसी को पता नहीं है, पता तभी चलेगा जब घोषणा होगी। लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ा काम होने की उम्मीद है वो है सेंट्रल कैबिनेट में रीशफल की। सरकार को बने हुए 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री पिछले काफ़ी समय से, ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, और उनका काम तो कोई रुकता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एक समय में एक ही काम करते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक काम बड़ा आ गया, शुरू किया, उसमें लगे हैं तो बाकी छोड़ दिया। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके कामकाज का आकलन लंबे समय से चल रहा था और वो, मुझे लगता है वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। कौन मंत्री कितना दक्ष है, उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको किस तरह से वो निभा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस सब का आकलन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो मंत्री इस समय है, कुल इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 72 सदस्य हैं,
जिनमें से 11 एनडीए के घटक दलों के हैं और 61 भाजपा के हैं। और चुनाव होने वाला है पहले बिहार में, फिर बंगाल और तमिलनाडु और केरल में तो होने वाला है, उसके बाद फिर असम में भी होने वाला है, फिर 27 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इन चुनावों को भी ध्यान में रखा जाएगा, और इन चुनावों को ध्यान में रखा जाएगा से मेरा मतलब है सामाजिक समीकरण पर भी ध्यान रखा जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार में अगर एनडीए का भी विस्तार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी खबर जो छनकर थोड़ा बहुत आ रही है कि बड़ी संख्या में मंत्री हटाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ को संगठन के काम में लगाया जा सकता है और कुछ को घर भेजा जा सकता है। अब वो कौन लोग होंगे इसके बारे में अभी इस समय कोई बात करने का मतलब नहीं, जब तक कोई पुख्ता जानकारी ना हो। लेकिन इतना तय लग रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल की या 2 साल की, मतलब अगले चुनाव की या उससे अगले चुनाव की नहीं, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को लगता है कि वो फलां प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको दृष्टि में रखकर ये होगा बदलाव, वो इस तरह से फैसले लेते भी नहीं हैं। और ये उनका तीसरा कार्यकाल है, जो इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिल सका है। ये वो उनका कार्यकाल का वो कालखंड है जिसमें वो चाहेंगे कि उनकी लिगेसी बने, उनकी विरासत। प्रधानमंत्री रहते हुए 15 साल प्रधानमंत्री, मतलब ये कार्यकाल पूरा होने पर 15 साल हो जाएंगे। 15 साल के प्रधानमंत्रित्व का जो उनका कार्यकाल था, उसमें वो देश के लिए क्या करके गए, समाज के लिए क्या करके गए। आप ये ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका आकलन सिर्फ सरकारी कामकाज या विकास के कार्यक्रमों या कामों से नहीं होगा। सामाजिक स्तर पर भी जो उनका योगदान है उसकी भी चर्चा होगी, उसकी भी समीक्षा होगी, उसके बारे में भी जो है बातचीत होगी, उसका भी आकलन होगा। सामाजिक स्तर पर बदलाव के उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बात तो उन्होंने की जो प्रधानमंत्री सीधे लोगों से संवाद की, मन की बात। रेडियो का माध्यम तो सबके लिए, हर प्रधानमंत्री के लिए, जितने अब तक हुए हैं देश में सबके लिए उपलब्ध था, लेकिन उसका सकारात्मक रूप से जिस तरह से सामाजिक बदलाव लाने के लिए उपयोग किया है नरेंद्र मोदी ने, उनसे पहले किसी ने नहीं किया है। तो मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। एक चर्चा ये भी है कि सीसीएस में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अब ये सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। आपको मालूम है कि सीसीएस जो है केंद्र सरकार की जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसमें केवल 5 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उसके अलावा विदेश मंत्री। 5 कौन हैं ये लोग आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनका भी नाम आपको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। अब इनमें से कोई हटने लायक दिखता तो नहीं है, लेकिन अगर बड़ा बदलाव होना है तो उसका मैसेज सीसीएस में बदलाव के बिना नहीं जाएगा। नीचे मंत्रालय बदल जाए, नए मंत्री आ जाएं, पुराने कुछ चले जाएं, उससे कोई बड़ा संकेत नहीं बनता। अगर मैसेजिंग की दृष्टि से देखें, बड़ा संकेत देना है प्रधानमंत्री को, तो सीसीएस का भी पुनर्गठन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीसीएस में जो लोग हैं, मान लीजिए कोई चेंज होता है तो वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक भी नया व्यक्ति सीसीएस में आता है और एक व्यक्ति जाता है तो इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होगी, ये सबसे बड़ा विषय बनेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में कौन नया आया कौन गया उसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन वो पृष्ठभूमि में चला जाएगा। सबकी नज़र केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब फेरबदल होता है और अगर बड़ा फेरबदल हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा नज़र रहती है कि सीसीएस में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं। अगर सीसीएस में बदलाव नहीं आ रहा है तो ये सामान्य एक्सरसाइज है, अनलेस कि जो है पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया जाए, जो कि कई राज्यों में बीजेपी कर चुकी है। केंद्र में ऐसा होने जा रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा है।
लेकिन बहुत से मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। अब वो कौन होंगे, नए लोग कौन होंगे, इसके लिए इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि संगठन में क्या बदलाव होने वाला है, किस तरह का परिवर्तन होने वाला है, किस तरह के लोगों को लाने के बारे में विचार विमर्श हो चुका है। तो पहले उम्मीद थी कि शायद संगठन में पहले बदलाव होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल में होगा। लेकिन संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए जून शुरू हो गया है, मतलब मुश्किल से 1.5 महीने का समय है। जो नए मंत्री आएंगे उनको अपना मंत्रालय संभालने, विभाग संभालने में समय लगता है किसी भी मंत्री को, उस दृष्टि से भी उनको समय दिया जाएगा। तो ये एक अनुमान है कि शायद उनको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। तो जून के दूसरे या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे हफ्ते तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, पता नहीं कौन सी परिस्थिति आ जाए, पता नहीं प्रधानमंत्री के मन में क्या आ जाए। लेकिन ये मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था उस समय, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ था। जो सहयोगी दल थे वो भी जल्दी में थे। जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार हमलावर था और कोशिश कर रहा था कि एनडीए को तोड़ने की और वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना तलाशने की, उसमें यह था कि जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण हो। आपको याद होगा एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा था कि अब जल्दी से शपथ ले लीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिए। तो इस नाते भी जो है अब मुझे लगता है कि जो सहयोगी दल हैं उनके बारे में भी नए सिरे से विचार होगा कि किसको क्या दिया जाए, किसको कितना महत्व दिया जाए। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि एनडीए का भी विस्तार हो सकता है। जिस तरह से ये डेलीगेशन गया है सांसदों नेताओं का दुनिया के 30-32 देशों में, उनमें जिन विपक्षी सांसदों को भेजा गया है, क्या उनमें से कोई दल या कोई नेता साथ आना चाहेगा, या सरकार उनको साथ लाने के बारे में सोच रही है? उनकी कितनी उपयोगिता है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो इन सब चीज़ों का एक सबसे पहले सामाजिक समीकरण, दूसरा क्षेत्रीय संतुलन, और तीसरा, बल्कि मेरी नज़र में ये जो पहले के 2 आधार हैं, इन पर भी भारी पड़ेगा योग्यता, क्षमता, परफॉर्म करने की क्षमता। आपको जो काम दिया गया है, आप कितनी तन्मयता से और कितनी दक्षता से और कितने कम से कम समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खूबी रही है वो है काम के स्केल की, कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और दूसरा कितने कम समय में। 11 साल में किसी प्रोजेक्ट में ये सुनने को नहीं मिला कि कॉस्ट ओवररन हो गई, एक आध अपवाद छोड़ दें तो नहीं मिला। और प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि जिसका शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। तो ये स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है अपनी सरकार के लिए। तो इसकी कसौटी पर जो वर्तमान मंत्री हैं कसे जा चुके हैं, उनके बारे में मुझे लगता है फैसला हो चुका है, उसकी घोषणा की देर है। अब नए लोग कौन आएंगे, किस तरह से उनका असेसमेंट हुआ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन बदलाव होगा और ज़्यादा उम्मीद है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही होगा। हो सकता है उससे पहले सरकार और संगठन दोनों में बदलाव हो जाए। तो आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ कब घोषणा होती है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।